हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पे चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी हमारी किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एंड डिपार्टमेंट्स। तो अब भाई ब्रांच हमने खत्म कर दिया पूरी तरीके से। अब चालू करते हैं डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ज्यादा मुश्किल है नहीं। डिपार्टमेंट में जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, सेम उसी तरीके से बनना है। बस एक डिपार्टमेंट के एक कंपनी के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट बनते हैं, तो उन सभी का हिसाब किताब आपको रखना है। मतलब एक साथ ही आपको दो तीन अकाउंट्स, मतलब दो तीन डिपार्टमेंट का हिसाब किताब रखना है। ठीक है सर? हाँ जी। ये सीरीज आपकी सेमेस्टर 1 के लिए, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है? हाँ जी। तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा बनेगा डिपार्टमेंट। एक बार चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करना चालू करते हैं। आपको पता है, मतलब जैसा ब्रांच किया था ना, थोड़ा बहुत वैसा है। और ज्यादातर कैसा है? ज्यादातर ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के जैसा है, जैसे आपने पहले कर रखे हैं। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, कह रहा है प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, यानी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी आपको तीन अकाउंट बनाने हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2014 ऑफ मिसेस आंध्र एंड कंपनी, वेयर डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट बी ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जहां पे डिपार्टमेंट ए जो है वो डिपार्टमेंट बी को माल बेचता है, और वो भी किस पे? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। चलिए जी चालू करते हैं। उसके बाद देखो कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डिपार्टमेंट बी के पास तो कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं, डिपार्टमेंट ए के पास है 1,75,000 का ओपनिंग स्टॉक। परचेज दे रखा है आपको 40,25,000 रुपए का, डिपार्टमेंट ए के पास। डिपार्टमेंट बी के पास 3,50,000 का ये है परचेज। ठीक है? इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ये जो ऊपर बात कर रहा था कि डिपार्टमेंट ए ने क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट बी को माल बेचा है, वो यही वाला है। 12,25,000 रुपए का माल डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को बेचा है। चलिए, वेजेस दे रखा है 1,75 और 280। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे रखा है 17,500 और 2,45,000 रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, अच्छा कोस्ट प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक। चलिए फिर इनवॉइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर इसमें, जैसे आप लोडिंग और अनलोडिंग करते थे ना ब्रांच अकाउंट में। बता दूंगा अभी क्या टॉपिक है। 8,75,000 और 3,15,000। उसके बाद सेल्स दे रखा है आपको 40,25,000 और 26,25,000। ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है आपको 35,000 और 28,000 रुपए। चलिए, कंबाइंड एक्सपेंस ऑफ फॉर बोथ डिपार्टमेंट, आपको कुछ कंबाइंड एक्सपेंस भी दे रखे हैं दोनों डिपार्टमेंट के, जैसे सैलरीज जो कि 2 और 1 के रेशियो में है, ए और बी के हिसाब से। और 47 कितना ये, हाँ जी 4,72,500। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस दे रखा है भाई रेशियो में 3 और 1 के, और 1,57,500 रुपए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दे रखा है भाई सेल्स के रेशियो पे, और सेल्स के रेशियो पे दे रखा है 14 लाख रुपए का। और डेप्रिसिएशन दे रखा है 1 और 3 के रेशियो में, और 21,000 रुपए का। चलिए सर श्योर है? चल सबसे पहले, जैसे मैं इसने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, वही बनाते हैं सर। तो ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। बस यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है तो दो डिपार्टमेंट का अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा। ठीक है? हाँ जी, ये रहा ए, ये रहा बी, ए और बी, ये हो गया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। इसके बाद यहाँ पे बना देते हैं हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों डिपार्टमेंट्स का, और ये रहा। हाँ जी, ये रहा डिपार्टमेंट ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर में, पर्टिकुलर ये रहा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, और ये है डेबिट साइड। अच्छा तीसरा अकाउंट भी बनाना है, ठीक है? वो कौन सा अकाउंट है? वो है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको लास्ट में बनाएंगे सर, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी सारे अकाउंट, मतलब ये दोनों अकाउंट पहले बना लेते हैं। बहुत सिंपल है सर, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपने पीएनएल अकाउंट किया ना, पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं परचेज लिखते हो, परचेज में से रिटर्न कोई होता है तो वो माइनस कर देते हो। यहाँ पे सेल्स लिखते हो, सेल्स में कोई रिटर्न होता है, सेल रिटर्न, तो वो माइनस कर देते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, अच्छा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखते हो आप। ठीक है? डायरेक्ट एक्सपेंस, तब आके आपका ग्रॉस प्रॉफिट लॉस निकलता है। सेम वैसे करना है। ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है, कह रहा है 17,05,000 रुपए। तो ये हो गया 17,05,000 रुपए। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे तो ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा, ठीक है, मतलब है भी नहीं। 40,25,000 रुपए परचेज है, तो 40,25,000 रुपए की परचेज। और यहाँ पे कितने की परचेज है? यहाँ पे परचेज है 3,50,000 रुपए की। चलिए, उसके बाद दे रखा है आपको इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स ए, मतलब कि गुड्स, मतलब जो गुड्स है वो ट्रांसफर किया गया है। ए ने माल बेचा है और बी ने माल खरीदा है। चलिए, तो बी ने माल खरीदा तो परचेज में आ जाएगा बी के, तो बी ने कितने माल खरीदा है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंटर ट्रांसफर।
डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह थोड़ा नीचे रख देते हैं। हाँ जी, ये रहा इंटर ट्रांसफर, ये रहा इंटर ट्रांसफर। तो ए जो है वो माल बेच रहा है कितने का, 12,25,000 रुपए का, और बी जो है वो माल खरीद रहा है कितने का, 12,25,000 रुपए का। सिंपल। चलिए, मतलब ए ने बेचा तो सेल्स में डाल देंगे, जैसे सेल्स होता है ना, सेम उसी तरीके, और बी ने खरीदा तो परचेज की तरह। उसके बाद वेजिस, वेजिस कितने के हैं, हाँ जी दोनों के दे रखे हैं अलग अलग, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देता हूँ वेजिस। तो वेजिस कितने कितने के हैं, 175,000, मतलब 1,75,000 के, 175 के, और यहाँ पे हो गया 280,000, मतलब 2,80,000। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,500। एक सेकंड भाई, हाँ जी शुक्र है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 17,500, और क्या था 2,45,000, तो 245 के। इसके बाद रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो इधर ही आता है। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इधर रखा है आपको कितना, 875, और दूसरे का देखा है 3,15,000। कॉस्ट पे है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं इनवॉइस होता तो मुझे लोडिंग और अनलोडिंग करनी पड़ती, ठीक है सर। चलिए, उसके बाद सेल्स रखे आपको 40,25,000, तो ये होगी 40,25,000। चलिए, हो गया। उसके बाद वैसे सेल्स भी उस पर भी होता तब भी कर देते आप आराम से, ठीक है। और कितना हो गया, 26,25,000, ये हो गया आपकी सेल्स। अच्छा, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं था, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस, ये भाई इसमें आएगा पीएनएल में, तो ये रहा ऑफिस एक्सपेंस, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो वहां पे आते हैं ना, इनडायरेक्ट वाले तो यहाँ पे आएंगे। चलिए, 35,000 और 28,000, ये रहा 35,000 और ये रहा 28,000, ठीक। चलिए, इसके बाद सारे एक्सपेंस हो चुके हैं। अब नीचे दे रखे हैं कुछ कंबाइंड एक्सपेंस फॉर बोथ डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के कुछ कंबाइंड एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा है सैलरीज, तो सैलरीज कहां पे आता है, सैलरीज तो पीएनएल में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज। और सैलरीज कौन से रेशो में है, 2 और 1 के रेशो में, तो 2 है डिपार्टमेंट ए का और 1 है डिपार्टमेंट बी का। चलिए सर, तो ये जो है 4,72,500, इसको डिवाइड करना है 2 और 1 के रेशो में, कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो कितना हो गया, 4,72,500 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका आंसर आ गया सर 3,15,000, ठीक है। और अगर इसको डिवाइड में 1 ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 157,500, ठीक है भाई। चलिए, मैंने डिवाइड कर दिया 2 और 1 के रेशो में, ये है 2 वाला पार्ट और ये है 1 वाला पार्ट, मतलब 2 और 1 के रेशो में दोनों डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, तो भाई वो भी इसमें आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है। और वो कौन से रेशियो में बांटना है, वो बांटना है 3 और 1 के रेशियो में। चलिए, तो 3 और 1 के रेशियो में बांटते हैं। अच्छा, ये रेशियो में कैसे बांट रहा हूँ सर, देखिए प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्सपेंस दे रखा है 15,75,000, मतलब 157,500, मतलब कि 1,57,500 रुपए। अब इसको हमें बांटना है कौन से रेशियो में, 3 और 1 के रेशियो में। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस वाला समझा रहा हूँ, ठीक है। इतने दे रखा है और इसको इस रेशियो में बांटना है, तो कुछ नहीं करना सर, 157,500 इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्या है 3 वाले पार्ट, और टोटल कितना है 4, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, और अगर ये फिर आ जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसी को अगर आप 157,500 को ही 1 से, और टोटल कितना है 4, टोटल हमेशा नीचे आता है, जो रेशियो निकालना है वो ऊपर, इससे कर दोगे सॉल्व तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा निकल के, ठीक है। मतलब 1 वाला पार्ट जो भी उसका है डिपार्टमेंट बी का, तो एक बार कर लेते हैं 157,500 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए सर, तो ये हो गया, मतलब अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 39,375, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये किससे, 3 से ना, 3 से, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 118,125। चलिए सर, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी यहाँ पे आता है, एडवर्टीजमेंट
एक्सपेंस। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को आपको किसके बेसिस पे बांटना है, इसको बांटना है आपको सेल्स के बेसिस पे, इसमें लिख रखा है। तो 14 लाख का ये है, 14 लाख के इसको बांटना है सेल्स के बेसिस पे। अब सेल्स का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो सेल्स का रेशियो मतलब यही रेशियो सर, तो कितना है 40-25 और डिपार्टमेंट बी का है 26-25। तो अगर रेशियो में बांटोगे तो ये आ जाएगा 40.25 और इसका आ गया 26.25। तो इसी रेशियो में बांटना है इसको। कौन से रेशियो में, 40.25 और 20.25 इस रेशियो में। चलो सर बांटे, वही मतलब कि ये बटे में ये, मतलब कैसे बांटेंगे, 14 लाख मल्टीप्लाई में 40.25 अपॉन में इनका टोटल, ये कितना हो गया 25-25 50, 50 का 0 और क्या बोलते हैं 20-20 60, यानी कि मतलब 40 और 20 60। तो इससे बांटना है, डिवाइड करना है। सॉल्व कर देते एक बार। तो 14 लाख डिवाइड बाय कितना था 60.50 मल्टीप्लाई बाय 40.25। ठीक है सर, तो ये आ गया आपका 931404। राउंड ऑफ कर देते भाई, 5 कर देते क्योंकि पॉइंट में आगे जा रहा है वो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 9,31,405। और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे और इसकी जगह 40 की जगह कितना लिखा होगा इस पर, अगर 20 लिखा होगा तब, यानी 20.25 लिखा होगा तो कितना होगा ये हो जाएगा 468,595। ठीक है, चलिए ये हो गया सॉल्व। इसके बाद भाई डेप्रिसिएशन भी इसी में आता है। डेप्रिसिएशन लगाना है कौन से रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। तो 1:3 के रेशियो में किसको बांटना है, 21,000 को। तो इस बार डेप जो है वो कितना है 21,000, तो 21,000 के डेप को बांटना है 21,000 को कौन से रेशियो में, 1 और 3 के रेशियो में, मतलब कि 4 से डिवाइड करना है और 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। तो 21,000 डिवाइड बाय 4 ये हो गया 5250 और 1 रेशियो जो है वो आगे वाले का है 5250। ठीक है, और दूसरा जो है मल्टीप्लाई करना अब इससे 3 से, 1:3 में था हाँ जी, तो 15,750 रुपए। चलिए सर, तो हमने कर लिया 1:3 के रेशियो में बांट दिया। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट रह गई है, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, बस इतनी सीधे एडजस्टमेंट और आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, मतलब कि बस आपका हो गया सॉल्व। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपके हो गए जो कि एक ही था। ठीक है, अब निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आपका आया है प्रॉफिट लॉस उस हिसाब से करते हैं सब टोटल। तो पहले बी का, जो भी बी का टोटल आएगा उसको नीचे लिखना है और उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है सर, चलिए तो हो गया 2625 और प्लस में 315, ये हो गया 2940। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं 40-25 प्लस में 12-25 प्लस में 875, ये हो गया 6125। ठीक है, अब इसमें से ये सारे एक्सपेंस जो भी हैं वो माइनस करने हैं, मतलब 2940 और एक सेकंड, हाँ ठीक है 6125, इनमें से सारे एक्सपेंस जो है वो माइनस करने हैं। अच्छा के भी है लास्ट में, ठीक है। चलिए तो इसमें से ये सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं, जो कि था 2940 माइनस में 350 माइनस में 12,12,25 माइनस में 280,000 मतलब 2,80,000 हो गया। चलिए तो ये आ गया 1085 के 10,85,000। इसको कर लेते हैं 6125 माइनस में 175 माइनस में 40-25 फिर माइनस 175 175। चलिए सर, तो ये आ गया 1750। ठीक है, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाला आपने, बैलेंस फिगर करके, सिंपल। अच्छा सर, मैं ये वाला कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, मगर आपके एग्जाम में ये वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ठीक है, तो अगर कोई सस्ता सा कोई कैलकुलेटर आता है जिसमें साइन कोस टेन की वैल्यू ना हो लिखी हो, आप केवल वो वाला कैलकुलेटर यूज करोगे एग्जाम्स में। ठीक है, कहते बोलो भैया आप भी तो यूज कर रहे थे ये वाला कैलकुलेटर, हम तो ले गए मगर वहां पे अलाउड नहीं किया। कैलकुलेटर अलाउड है, मना नहीं है उसके लिए, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये आ गया प्रॉफिट 17,50,000, ये आ गया 10,85,000। तो 17,50,000 और 10,85,000, सिंपल तरह। चलिए सर,
अच्छा कुछ इनकम में तो आया नहीं, तो इसका टोटल करके ये माइनस करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट वही आएगा जो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, तो ये सारे मतलब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंस घटाने हैं, तो घटाते हैं एक बार। 17,50,000 माइनस में कितना था 17,500 यानी 17.5, फिर माइनस में 35,000, माइनस में 315, माइनस में 118.125, चलिए फिर माइनस में 931.405, माइनस में 5250, तो आपका आंसर आ गया सर यहाँ पे 327,720, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब 3,27,750, सॉरी नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, अच्छा इसका निकाल लेते हैं अगले का, ये हो गया 1085,000 माइनस में 245, माइनस में फिर से 28,000, माइनस में फिर से 157,500, माइनस में फिर से 39,375, माइनस में 468,595, माइनस में फिर से 15,750, तो 15,750, चलिए सर, तो इसका आ गया 130.75, मतलब 130,750, ठीक है, 1,30,750, सिंपल सर। चलिए तो ये आपका आ चुके हैं नेट प्रॉफिट, और इसका टोटल वही आएगा 1,750,000 और 1,085। चलिए लास्ट चीज हमें बनानी है सर जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बहुत सिंपल है, वो भी बहुत छोटा भी बनता है। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, ये बना रहा हूं मैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। और अच्छा हाँ सॉरी, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है वो नॉर्मल निकालना है, तो इसके अंदर डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों के जो प्रॉफिट है वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का ए का प्रॉफिट है भाई 327,720 और डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट है भाई 130,750। सिंपल है ना। चलिए सर टोटल कर लेते हैं फटाफट से, तो ये हो गया 32,7720 प्लस में 130,750, तो ये टोटल आ गया हमारा कितना 458,470। अब ये जो आपका प्रॉफिट आया, हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने बोल रखा था जो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट ए है उसने जो माल है वो सेलिंग प्राइस पे, मतलब जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस होता है उस पे भेजा था डिपार्टमेंट बी को, तो यानी कि ये जो माल यहाँ पे था 12,25,000 रुपए का सामान, ये बी को बेचा गया है, बी को बेचा गया है, मतलब ए ने बी को बेचा है, और वो भी किस पे नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, मतलब कि ये जो है इनवॉइस प्राइस पे है, किस पे इनवॉइस प्राइस पे, समझ में आया? ठीक, ये इनवॉइस प्राइस पे, तो जो बी के पास ये जो सामान आया ये कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए ना, इनवॉइस प्राइस पे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने बेचा है वो तो जैसे अगर ए डिपार्टमेंट है, ये मान लो 100 रुपए का सामान बनाता है, उसको बेचता है 150 में, और ये बोल रहा है हमने जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उस पे भेजा है बी को, मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है, वही इनवॉइस प्राइस जिसके अंदर लोडिंग चार्जेस ऐड हो रखे हैं। चलिए तो इसने सामान जो भेजा है ए ने बी को वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, यानी कि इसके अंदर लोडिंग ऐड हो रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने माल बेच दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माल नहीं बिका और वो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया, मान लो ये जो 3,15,000 रुपए है वो यही वाला सामान बचा होता, तो इसके अंदर तो लोडिंग प्राइस वाला अमाउंट ऐड रखा है, लोडिंग स्टॉक जो है वो बढ़ा हुआ है, 150 के हिसाब से ले रखा है हमने, है ना, लोडिंग प्राइसेस में ऐड है, अगर ये लोडिंग प्राइसेस के अंदर ऐड है तो भाई हमें यहाँ पे लोडिंग उतारना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व के नाम से, किसके नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली उसने बोल दिया था जो कॉस्ट है वो है एट कोस्ट, यानी कोस्ट प्राइस पे है, उसके अंदर लोडिंग प्राइस ऐड नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक रिजर्व उतारने की जरूरत नहीं है, जो आपका नेट प्रॉफिट आया वही आपका क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट बन जाएगा, मतलब कि जनरल प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, जो कि कितना है
458470, बस इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। सेम 458470 ये आ गया और ये हो गया 458470, समझ में? हाँ जी। अगर यहाँ पे ये बोलता कुछ नहीं बोलता है, जैसे कोस्ट प्राइस पे नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये जो सामान इसने भेजा था ये वही वाला सामान बचा हुआ है, यानी ये जो प्राइस है ये इनवॉइस प्राइस है, कोस्ट मतलब ये जो है क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे। अब इनवॉइस प्राइस पे तो हमें लोडिंग घटानी पड़ती, तो लोडिंग निकाले कैसे, समझिए लोडिंग कैसे निकलता है। ब्रांच अकाउंट के अंदर बताया था मैंने लोडिंग। चलिए लोडिंग कैसे निकलता है, ऊपर लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, नीचे लिखेंगे सेल्स, टोटल सेल्स। अब देखिए ये सामान लोडिंग किसके प्राइस के हिसाब से था, किसने बेचा था सामान, ए ने बेचा था, तो इसी ने प्रॉफिट कमाया, तो इसके प्रॉफिट के हिसाब से चेक करना है। तो इसने प्रॉफिट कितना कमाया, इसने प्रॉफिट कमाया 17,50,000, तो ऊपर आएगा 17,50,000 और नीचे आएगा सेल्स। तो इसने टोटल सेल कितनी करी, एक तो 4,25,000 की माल बेचा अलग से, और ऊपर से बी को भी माल बेचा है 12,25,000 रुपए का, यानी टोटल सामान कितने का हो गया 4 1 5, यानी कि 52,50,000, यानी 52,50,000 का। तो ये जो आ गया ये आ गया 1/3 रेशो। 1/3 रेशो मतलब कि जो लोडिंग है वो 1/3 है, यानी 33.33%। सिंपल है, इतनी लोडिंग है। तो यानी कि अगर ये इनवॉइस प्राइस पे होता तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता, तो आपका वो निकल जाता, क्या निकल जाता, क्या बोलते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद स्टॉक रिजर्व निकल जाता, समझ में? तो जो भी स्टॉक रिजर्व आता वो मैं इसमें से घटा देता, तब आपका आंसर आता। लेकिन अभी ये जो है ये वो कोस्ट प्राइस पे है, अगर ये इनवॉइस प्राइस पे होता तब मेरे को वो लोडिंग का चार्जेस निकालना पड़ता इस तरीके से, समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो क्वेश्चन में सिंपल है, अभी क्वेश्चन यहाँ पे कोस्ट पे दे रखा है, कोस्ट पे दे रखा है तो लोडिंग इसके अंदर ऐड नहीं है, तो लोडिंग ऐड नहीं है तो फिर हमको सीधा जो नेट प्रॉफिट था वही नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन वालों में ज्यादातर केसेस ऐसे कर देता है कि ए ने जो माल बेचा है इसको वो बेचा है कौन से प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो इसके अंदर लोडिंग ऐड हो रखी है मतलब। लेकिन हम तो जब इसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो वो बिना लोडिंग वाला लिखते हैं, कोस्ट प्राइस पे लिखते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो लोडिंग ऐड होती है, अगर यही वाला माल क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, क्वेश्चन वाला बोल देता कि ये जो माल है यही वाला बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसे बचा हुआ है ये वाला माल यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है ये इसके प्राइस बढ़ा हुआ होगा, यानी इनवॉइस प्राइस हुआ, तो हम इसमें से क्या बोलते हैं जो लोडिंग वाला अमाउंट है वो यहाँ पे घटा के यहाँ पे लिख देंगे। और वो निकालेंगे कैसे लोडिंग वाला अमाउंट, इस तरीके से, यानी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट जिसने माल बेचा है उसका, और ये रहा उसका सेल्स, दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। डिवाइड करने पे आपको रेशियो मिल जाएगा, जो रेशियो आ गया आपका उसी से मल्टीप्लाई कर देना। ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा 3,15,000 जो भी दे रखा है, अगर ये इनवॉइस पे होता तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाता, समझे? इस क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ बोल रखा था क्लोजिंग स्टॉक एट कोस्ट है, मतलब कोस्ट पे है क्लोजिंग स्टॉक, तो इस वजह से आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खाली कोस्ट वाला अमाउंट है, इनवॉइस प्राइस नहीं है। सिंपल सर, यहाँ पे खत्म होता है आपका क्वेश्चन। अगर आपको समझ में लगा हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट पूरा खत्म हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक था, आपने कर लिया, बस यही समझने वाला बात थी, लोडिंग और अनलोडिंग वाली, और यही कंसेप्ट आता है ट्रांसफर वाला, वैसे तो मुश्किल ही आ जाएगा कोई, ठीक है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कर दोगे आराम से, ठीक है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो भाई सच बता रहा हूँ, अगर आप पहले से करके बैठे हो ना लाइक से सब्सक्राइब, तो भाई दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको। ये जो छोटी उंगली दिख रही है ना, ये बाल दिख रहे हैं ना, बाल से भी थैंक यू आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, दिल से तो थैंक यू है ही है, ठीक है भाई। और अगर आपने, कोई बात नहीं, आराम से, अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से कर दिया, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे पे करके नोट्स परचेज कर सकते हो। पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है, तो हैंड रिटन नहीं है, कभी आप सोचो राइटिंग समझ में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है भाई। चलिए, जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर आगे खत्म करते हैं। भाई आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, हाँ जी, तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया है, बस केवल एक चैप्टर रह गया, लीज अकाउंट। लीज अकाउंट के बाद तो कुछ वो है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कंसेप्ट है, तो फिर मैं कंप्यूटर कंसेप्ट देखूंगा भाई, अगर बता पाऊंगा तो बता दूंगा, वरना कंप्यूटर से के जरिए ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले जो चैप्टर हैं, लास्ट के 3 चैप्टर, अगर क्या बोलते हैं बोर्ड में समझाने लायक होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि पेपर में भी तो बच्चे करके आते हैं ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं पास्ट 10 ईयर्स के हिसाब से देखूंगा, अगर बताने लायक होगा तो बता दूंगा, अगर कंप्यूटर के हिसाब से कुछ होगा तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगा समझाना, ठीक है। बाकी एक चैप्टर रहेगा लीज वाला अकाउंट, तो लीज अकाउंट करेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया आपका पूरा मतलब यूनिट ब्रांच। चलिए भाई, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल अगले दिन, और टाटा बाय बाय। Thank you.